हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहल एकेडमी। पहल एकेडमी के मंच पे आपका स्वागत है। जो डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है उसका नया पार्ट करंट अफेयर के रूप में आज हम इस वीडियो के थ्रू जो 20 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज है वो आरएस के एग्जाम में लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर के आते हैं, जो पिछले लगभग एक साल के अंदर इंपॉर्टेंट करंट की जो इवेंट रही है, नेशनल इवेंट हो, इंटरनेशनल इवेंट हो, स्पोर्ट्स की हो, और स्पेशल फोकस रहेगा राजस्थान की, जिसमें स्कीम्स भी आ जाएंगी, जो इंपॉर्टेंट राजस्थान की जो स्कीम्स है। ठीक है, तो इनको हम कोशिश करें कि इन सबको लगभग कवर कर लें। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अभी हाल ही के अंदर एससीओ का समिट हुआ 2023 का। ठीक है, तो इसलिए एससीओ के बारे में क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस। तो पहला क्वेश्चन है, एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश ने की? ठीक है, पहला ऑप्शन है इंडिया, दूसरा चाइना, तीसरा रशिया, चौथा ईरान। तो इसकी अध्यक्षता किसने की है? इंडिया ने। ठीक है, एससीओ की अध्यक्षता इंडिया है, वो पहली बार कर रहा है। साथ में आपको पता होगी G20 इसकी अध्यक्षता है, वो भी इंडिया पहली बार कर रहा है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एससीओ के बारे में कुछ दो चार बातें और हैं इंपॉर्टेंट, तो वो हम देख लेते हैं। एससीओ 2001 के अंदर फॉर्म हुआ था। इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो देख लो, कई बार एग्जाम में मेंबर कंट्रीज से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चाइना है, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। इसमें जो इंडिया और पाकिस्तान है वो 2017 के अंदर अस्थाना समिट हुआ था, एससीओ का अस्थाना समिट। ठीक है, इसके अंदर मेंबर बने थे। ओरिजिनली इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर नहीं थे। और ईरान है वो 2023 के अंदर इसका नया मेंबर बना है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि एससीओ का नया मेंबर कौन है, तो कौन है नया मेंबर? ईरान। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस बार की जो थीम है इंडिया की चेयरमैनशिप के अंडर में, वो थीम क्या है? टुवार्ड्स ए सिक्योर एससीओ। टुवार्ड्स ए सिक्योर एससीओ। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि अभी हाल ही के अंदर एससीओ का समिट हुआ है, तो उस 2023 की तो उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम क्या थी? टुवार्ड्स ए सिक्योर एससीओ। और यहाँ पे जो सिक्योर वर्ड यूज किया गया है SECURE, इसकी फुल फॉर्म क्या है? क्योंकि ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। S स्टैंड फॉर सिक्योरिटी, E इकोनॉमिक डेवलपमेंट, C कनेक्टिविटी, U फॉर यूनिटी, R फॉर रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, E फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो आपके इससे प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी आ सकता है और मेंस के अंदर भी आ सकता है। मेंस के अंदर सीधा पूछ लेंगे कि व्हाट इज SCO and its relevance with respect to India। तो ये आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेंस का 5 मार्क्स या 10 मार्क्स के लिए आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं मेंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही के अंदर 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे भी बनाया गया 2023 का। ठीक है, तो क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2023 का विषय क्या है, उसकी थीम क्या थी? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, दूसरा वसुधैव कुटुंबकम, तीसरा योगा फॉर ऑल, नेक्स्ट है योगा एंड मेंटल हेल्थ। तो इसमें से सही ऑप्शन है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। और वसुधैव कुटुंबकम है ये G20 जो इंडिया प्रेसिडेंट है 2023 का, उसकी भी थीम है। तो वसुधैव कुटुंबकम G20 की थीम है। और इंटरनेशनल योगा डे की है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। अब इंटरनेशनल योगा डे कब से शुरू हुआ, ये कौन सा है, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं। 2023 का जो इंटरनेशनल योगा डे वो 9वां इंटरनेशनल योगा डे था, जिसकी थीम थी योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। ये स्टार्ट कहां से हुआ? तो 2014 के अंदर 69 सेशन चल रहा था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। तो वहां पे इंडिया ने ये प्रपोजल रखा कि 21 जून को और इंटरनेशनल योगा डे वो बनाया जाना चाहिए। तब ये रेजोल्यूशन पास हुआ और 2015 के अंदर पहली बार फर्स्ट योगा डे बनाया गया। कहाँ पे? न्यू दिल्ली के अंदर, इंडिया के अंदर, जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करवाया था। कैसे? वहां पे लगभग 36,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और 84 अलग अलग देशों के लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि ये कौन सा था, तो 9वां था, ये ध्यान में रखिएगा। और पहला कहाँ पे बना था?
2015 में इंडिया के अंदर ही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार कीजिए, कौन सा गलत है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, गलत है या सही है, इसके ऊपर स्पेशल फोकस रखना है, करेक्ट या इनकरेक्ट। क्योंकि कई बार है हम ये गलती कर लेते हैं, जल्दबाजी के अंदर यहीं से स्टार्ट कर देते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये पढ़ते ही नहीं है, तो यहाँ पे आपके नंबर जा सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कौन सा गलत है, इसमें ये देखना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑपरेशन दोस्त, भूकंप से प्रभावित तुर्की और सीरिया को सहायता प्रदान करना। बी ऑप्शन है ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन से सभी भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए एक निकासी मिशन। थर्ड ऑप्शन है ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों का एक ऑपरेशन। चौथा है ऑपरेशन कावेरी, इथोपिया में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक निकासी मिशन। तो इसमें से देखना कि कौन सा गलत है। तो पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन गलत है। क्योंकि अभी रिसेंटली सूडान के अंदर क्राइसिस चल रहा है, तो ऑपरेशन कावेरी है वो सूडान के लिए, ना कि इथोपिया के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है वो इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं अलग से भी, कि ऑपरेशन दोस्त है वो किससे रिलेटेड है, ऑपरेशन गंगा किससे रिलेटेड है, देवी शक्ति किससे रिलेटेड है, या कावेरी किससे रिलेटेड, या फिर इस फॉर्म के अंदर भी पूछा जा सकता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन दोस्त है वो तुर्की और सीरिया के अंदर, अभी रिसेंटली भूकंप आया था उसके लिए। गंगा है वो यूक्रेन से, देवी शक्ति है वो अफगानिस्तान से, और कावेरी है वो सूडान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज नाटोज हेडक्वार्टर। आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, अभी पिछले लगभग साल 2 साल से युद्ध चल रहा है। तो वहां पे नाटो एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, जिसके बारे में पढ़ना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो क्वेश्चन है नाटो का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन है वार्सा, लंदन, ब्रुसेल और बर्लिन। इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। अब नाटो के बारे में 2-4 चीजें और देख लेते हैं। नाटो की फुल फॉर्म है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस है, पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस, जिसके कितने मेंबर हैं, 31 मेंबर हैं। मेंबर तो डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, लेकिन हाँ ये जरूर पूछ सकते हैं कि रिसेंटली कोई अगर नया मेंबर बना है, तो जी हाँ 31वां मेंबर कौन बना है अभी रिसेंटली, फिनलैंड। और स्वीडन भी ट्राई कर रहा है, स्वीडन भी ट्राई कर रहा है, लेकिन उसको इसकी मेंबरशिप को ब्लॉक कौन कर रहा है, टर्की। तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिनलैंड है वो 31वां मेंबर बना है इसका। साथ में ये हमने देख ही लिया ब्रुसेल में हेडक्वार्टर है। ये फॉर्म कब हुआ था, 1949 के अंदर। किसके लिए, म्यूचुअल डिफेंस के लिए और कलेक्टिव सिक्योरिटी अमंग इट्स मेंबर। अगर 31 मेंबर में से किसी एक देश पर भी हमला होता है, तो बाकी सारे देश मिलके उसके साथ खड़े होंगे और लड़ाई लड़ेंगे। इसीलिए पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस है। अभी रिसेंटली एक टर्म और भी चर्चा में आई थी, नाटो प्लस। तो नाटो प्लस कोई ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये यूनाइटेड स्टेट्स की जो अलाइज है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जापान है, इजराइल है और साउथ कोरिया, इसके लिए एक टर्म आई है नाटो प्लस। इंडिया को भी अभी रिसेंटली इनवाइट किया गया था, जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो यूएस के विजिट पे गए थे, कि नाटो प्लस को आप ज्वाइन कीजिए। तो इसलिए ये टर्म भी न्यूज में थी। नेक्स्ट, हाल ही में समाचार में आया कवच प्रणाली। रिसेंटली कवच सिस्टम है वो न्यूज में था, तो ये किससे रिलेटेड है। अभी आपको पता है कि उड़ीसा के अंदर बालासोर के अंदर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, तो उस ट्रेन एक्सीडेंट को लेके कवच प्रणाली काफी चर्चा में हुई थी। लगभग न्यूज़पेपर में डेली कवच प्रणाली के बारे में आता था। तो ये किससे रिलेटेड है, तो पता चल गया होगा, रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज, डिफेंस। तो ये रेलवेज से रिलेटेड है। एक और इंपॉर्टेंट जो पूछ सकते हैं कवच प्रणाली के बारे में, ये किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, तो ये RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, जो आपके RS के साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो मेंस का सिलेबस है, उस मेंस के सिलेबस के अंदर भी RFID इंक्लूडेड है। तो इसके बारे में आपका होमवर्क है, RFID के बारे में पढ़ें और 5 नंबर के क्वेश्चन RFID के लिए तैयार कर लें। ठीक है, तो कवच प्रणाली किससे रिलेटेड है, रेलवे से, और कौन सी टेक्नोलॉजी पर, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट, हाल ही में 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। ऑप्शंस है शेख मुजीबुर रहमान, गीता प्रेस, एकल अभियान ट्रस्ट, कबूस बिन सैयद अल
सईद। तो किसे प्रदान किया गया? गीता प्रेस। ये खूब चर्चा में रहा था, ठीक है। तो गीता प्रेस को गांधी पीस प्राइज मिला है 2021 का। अब गांधी पीस प्राइज के बारे में दो चार बातें और देख लेते हैं। किस लिए दिया जाता है? गांधी जी का एक प्रिंसिपल है नॉन वायलेंस, अहिंसा। उसके अंदर अगर कोई सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन करता है, कोई इंडिविजुअल हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, तो उनको ये दिया जाता है। पहला कब दिया गया था? 1995 से इसकी शुरुआत हुई थी, एक गांधी जी को ट्रिब्यूट के लिए। इसके अंदर 1 करोड़ रुपए, एक साइटेशन, एक प्लेग, एक ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट या हैंडलूम, ये सारी चीजें दी जाती हैं। और एक इंपॉर्टेंट कि ये कौन सी मिनिस्ट्री देती है, ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, कल्चर मिनिस्ट्री है, वो गांधी पीस प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद अभी रिसेंटली किसको घोषित किया गया? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किसको घोषित किया गया? अपने ऑप्शन हैं लोथल, नोएडा, न्यू दिल्ली और मुंबई। तो लोथल गुजरात के अंदर, यहां पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स खोला जाएगा, ठीक है। लोथल के साथ में ये एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक पार्ट है, उसकी एक साइट है इंपॉर्टेंट, इसलिए ध्यान में रखना। और आईवीसी की गुजरात के अंदर एक और इंपॉर्टेंट साइट है धोलावीरा, जो 40वीं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी। तो धोलावीरा भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि यूनेस्को की 40वीं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की हेरिटेज साइट है वो कौन सी है? धोलावीरा। और लोथल है वो क्यों न्यूज में है? क्योंकि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स यहाँ पे खोला जाएगा। मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का मतलब है एक म्यूजियम होगा जहां पे एंशिएंट से लेके अब तक मैरीन सिस्टम के अंदर, मैरीन टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या एडवांसमेंट हुए वो शोकेस किया जाएगा। कहां पे? लोथल गुजरात के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट चैटबॉट फॉर पीपल इन मेंटल डिस्ट्रेस। मेंटल डिस्ट्रेस क्या है उसके लिए पहला चैटबॉट, तो कौन सा ऑप्शन है? टेलीचैट, बार्ड, टेलीमानस और लेक्सी। तो इसमें सही ऑप्शन है टेलीमानस। जम्मू एंड कश्मीर के लोग जो मेंटल डिस्ट्रेस से जूझ रहे हैं उनके लिए एक चैटबॉट है टेलीमानस। आपका होमवर्क है कि आप चैटबॉट के बारे में पढ़िएगा, हालांकि आपको पता ही होगा कि चैटबॉट क्या है। अब इसमें दो टर्म और हैं, बार्ड और लेक्सी। ये क्या है ये देख लेते हैं। बार्ड है गूगल का, डायरेक्ट क्वेश्चन भी अलग से भी बन सकता है कि बार्ड है वो क्या है? गूगल का खुद का एआई चैटबॉट है। और लेक्सी क्या है? एक चैटबॉट पावर्ड एआई, चैट जीपीटी पावर्ड एआई चैटबॉट है। तो ये दोनों क्वेश्चंस भी अलग से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, चंद्रयान 3 के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। चंद्रयान 3 पिछले लगभग सप्ताह भर से न्यूज में आ रहा है। अभी हो सकता है कि 14 जुलाई को ये शेड्यूल्ड है कि लॉन्च हो जाए, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी है वो सिलेबस में है। तो पहला ऑप्शन है मिशन इज शेड्यूल्ड टू बी लॉन्च्ड लेटर इन 2023 बाय लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 के द्वारा। कहां से? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। दूसरा ऑप्शन है मिशन विल हैव 3 मेजर मॉड्यूल्स, propulsion मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल एंड रोवर। थर्ड है इंडिया विल बिकम द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएस, रशिया एंड चाइना। तो इन तीनों में से देखना है कि पहला है दूसरा सही है, या दूसरा है तीसरा, या पहला और तीसरा, या फिर तीनों करेक्ट। तो इसमें सही ऑप्शन है कि तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ डायरेक्ट कि सतीश धवन स्पेस सेंटर कहां पे है? तो श्रीहरिकोटा में, ठीक है। पहला है। दूसरा है लॉन्च व्हीकल मार्क 3, तो ये जो लॉन्चिंग व्हीकल है उसके अंदर पढ़ते हैं मेंस के सिलेबस में। तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के अंदर क्या है? इसका पहला GSLV भी नाम था, GSLV 3। इसके अंदर 3 स्टेज होता है, जिसमें तीसरी स्टेज के ऊपर क्रायोजेनिक इंजन होता है, जिसके अंदर लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये ऑक्सीडाइजर और फ्यूल के रूप में यूज होती है। कौन सी? लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, क्रायोजेनिक इंजन। तो ये ध्यान में रखिएगा। इसके अंदर propulsion मॉड्यूल है, लैंडर है। लैंडर कौन सा है ये आप एक बार चेक कीजिएगा, मेरे को अभी नाम ध्यान में नहीं आ रहा। और रोवर है, एक रोवर है, ठीक है। propulsion मॉड्यूल, लैंडर और रोवर। और इंडिया वो 4th कंट्री बन जाएगी यूएस, रशिया और चाइना के, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। मेंस के अंदर भी अगर 2 नंबर में 5 नंबर में है तो ये आप सारी चीजें लिख सकते हो।
नेक्स्ट, भारत के बाहर पहला आईआईटी कैंपस किस देश में खुला है? आईआईटी के कैंपस है वो इंडिया से बाहर किस देश के अंदर खुला है? पहला ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, दूसरा नामीबिया, तीसरा तंजानिया, चौथा इजिप्ट। तो तंजानिया के अंदर पहला आईआईटी, और कौन सी आईआईटी है वो? आईआईटी मद्रास। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि कौन सी आईआईटी का कैंपस है वो इंडिया के बाहर खोला गया, तो आईआईटी मद्रास। और कौन से देश में? तंजानिया के अंदर। ये 10 क्वेश्चन हमने इंडिया और इंटरनेशनल करंट अफेयर से देखे। अब देखते हैं हम राजस्थान से। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के उच्च न्यायालय के नए सीजीआई कौन है? अभी हाल ही में इनको अपॉइंट किया गया है। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसी है, दूसरा एम श्रीवास्तव, पंकज मित्तल और एक ए कुरैशी। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? जॉर्ज मसीहा। ठीक है, ये 41वें है, 41वें। और इससे पहले ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब चंडीगढ़ है, हरियाणा है, इस हाई कोर्ट के सीजे थे। उसके बाद ये राजस्थान के बनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरा पुरस्कार 2022-23 किसे प्रदान किया गया है अभी? ठीक है, मीरा पुरस्कार कौन सी अकादमी देती है? तो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के अंदर है, तो ये प्रदान करती है मीरा पुरस्कार। ऑप्शन है रति सक्सेना, भरत चंद्र शर्मा, अजय अनुरागी और यश गोयल। तो इसमें सही ऑप्शन है रति सक्सेना। इनको भी मिला है, तो हम ये देख लेते हैं कि इनकी कृति कौन सी थी, रचना कौन सी थी जिसके लिए इनको मीरा पुरस्कार दिया गया। जैसे मीरा पुरस्कार रति सक्सेना जो जयपुर की निवासी है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि रति सक्सेना को हाल ही में मीरा अवार्ड दिया गया है, ये कहाँ की निवासी थी? राजस्थान में कहाँ की निवासी थी? जयपुर की निवासी थी। इनकी कृति है हंसी एक प्रार्थना। दूसरा है रागे राघव अवार्ड, ये भी पूछते हैं, ये किसको मिला है? भरत चंद्र शर्मा जो कि बांसवाड़ा के निवासी। इनकी कृति कौन सी है? पीर पर्वत सी। इनको मिला है? भरत चंद्र शर्मा को। कौन सा अवार्ड? रागे राघव। नेक्स्ट है देवीलाल सामर अवार्ड, ये किसको मिला? अजय अनुरागी को जो जयपुर के। इनकी कृति कौन सी थी? रॉन्ग नंबर। तो ये तीनों अवार्ड इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान सरकार के 4 शहरों को उनके विकास के लिए और उन्हें 3D सिटी बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इन निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ना है। नहीं है पूछा है यहाँ पे, कौन सा नहीं है? तो 4 ऑप्शन है, जयपुर, अजमेर, जोधपुर और कोटा। तो इनमें से कौन सी नहीं है? तो इसमें से जयपुर नहीं है, ये तीनों है। और साथ में चौथी कौन सी है? उदयपुर। तो 4 शहर हैं जिनको 3D सिटी बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी गई। कौन कौन सी है? अजमेर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर। अजमेर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर 3D सिटीज। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाल गोपाल योजना स्कूल एजुकेशन में खूब चर्चा में है। पहला ऑप्शन है, इसकी शुरुआत 20 नवंबर 2022 को हुई थी। दूसरा ऑप्शन, बच्चों को सप्ताह में 2 बार दूध उपलब्ध कराया जाएगा। सही पूछना है इसमें, तो ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी सही है या दोनों सही है या दोनों गलत है? तो इसका सही आंसर है कि ऑप्शन ए है वो तो सही है और ऑप्शन बी है वो गलत है। क्योंकि जब योजना शुरू हुई थी तब तो सप्ताह के अंदर 2 बार ही था, लेकिन अभी रिसेंटली बजट के अंदर इसको चेंज करके सप्ताह के अंदर 6 दिन, जितने भी स्कूल के वर्किंग डेज है उनके अंदर बच्चों को दूध उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान सरकार ने पालनहार योजना के तहत 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को अनाथ वर्ग के अलावा को सहायता बढ़ाई है, और बढ़ी हुई सहायता इसमें कितनी है? ठीक है, पालनहार योजना है। इन योजनाओं के बारे में एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे, तो उसमें इनको अच्छे से कवर करेंगे। अभी इस क्वेश्चन को देखिए, 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को जो अनाथ वर्ग है उनसे अलावा उनकी राशि बढ़ाई गई है अभी रिसेंटली, तो वो कितनी है? ऑप्शन है 750, 1000, 1500 और 2000।
तो 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए बढ़ाई हुई राशि कितनी है? 750। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पवन ऊर्जा उत्पादन में वार्षिक वृद्धि में फर्स्ट आया है? पवन ऊर्जा उत्पादन है उसमें एनुअल जो इंक्रीमेंट होता है उसके अंदर फर्स्ट आया है। ऑप्शन है अपने कर्नाटका, राजस्थान, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो इसमें से सही ऑप्शन है राजस्थान। और इसमें से लगभग है ये 5000 मेगावाट टोटल जो अभी तक पवन ऊर्जा हो गई है। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय जल आयोग ने देश के 17 बांधों में से राजस्थान के एकमात्र बांध को और देश का आइकॉनिक डैम है वो घोषित किया गया है। तो वो बांध कौन सा है? ऑप्शंस देखते हैं। जवाई बांध, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर बांध, चौथा बिशलपुर बांध। तो इसमें से सही ऑप्शन है वो राणा प्रताप सागर बांध है। ये कहां पे है? चित्तौड़गढ़ में। और कौन सी नदी के किनारे है? तो चंबल। तो आपका होमवर्क है चंबल नदी के बारे में पढ़ना है और चंबल नदी के ऊपर जितने भी डैम्स हैं, क्योंकि एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ कि चंबल नदी पे जितने डैम है उसमें से राजस्थान में कितने, एमपी में कितने हैं। तो ये भी आपका होमवर्क आप चेक कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। महंगाई राहत शिविरों में राजस्थान सरकार की कितनी प्रमुख योजनाएं शामिल है? महंगाई राहत शिविर चल रहे हैं अभी। प्रशासन, शहरों के संघ और गांवों के संघ, इनके साथ में ये महंगाई राहत शिविर लगाए जा रहे हैं। तो उनमें राजस्थान सरकार की कितनी स्कीम्स हैं जो शामिल है? पहला ऑप्शन 10, 11, 12, 13 ऐसे ऑप्शन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसके लिए आपको तैयार रहना है कि ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो एकदम पास में। हालांकि ये तो इजी सा क्वेश्चन है। 10 स्कीम्स हैं, इनके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ये सारी स्कीम्स कवर कर लेंगे। नेक्स्ट है G20 टूरिज्म एक्सपो राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया गया? G20 भारत है इसका 2023 की प्रेसिडेंसी कर रहा है पहली बार। तो G20 इंपोर्टेंट हो जाता है। इसका टूरिज्म एक्सपो राजस्थान के कौन से शहर में है? तो ऑप्शन देखते हैं। उदयपुर, अजमेर, जोधपुर और जयपुर। तो ये कहाँ हुआ है? जयपुर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट। राजस्थान में ग्रामीण और शहरी ओलंपिक क्रम से कितने स्तरों पर आयोजित किए जाते हैं? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी शेड्यूल तो होने थे जुलाई के फर्स्ट वीक में, लेकिन अभी इनको पोस्टपोन कर दिया गया है, अगस्त में स्टार्ट होंगे। तो ये कितने स्तर पर हो जाता है? ऑप्शन देखते हैं। 3 पे या 3 या 4 पे या 4 या 3 पे या 4 या 4 पे। तो इसका सही ऑप्शन है ग्रामीण है वो तो 4 लेवल पे होते हैं और शहरी ओलंपिक है वो 3 लेवल पे। जैसे ग्राम पंचायत पर, एक मिनट, ये ग्राम पंचायत, उसके बाद ब्लॉक लेवल पे, उसके बाद जिला स्तर पर और फिर राज्य स्तर पर। और ये 3 स्तर कौन से हैं? वार्ड पे, फिर जिला स्तर पर और फिर राज्य स्तर पर। तो ये 4 लेवल पे होता है और ये 3 लेवल पे होता है। अब इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। राजीव गांधी जो ग्रामीण ओलंपिक खेल है उनकी जो शुरुआत हुई थी जोधपुर के लूणी पंचायत समिति के पाल गांव से हुई थी। और ये क्यों मनाया गया था? क्योंकि मेजर ध्यानचंद की जयंती, राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर ये ग्रामीण ओलंपिक शुरू किए गए थे। अब इसके अंदर कौन कौन से गेम शामिल है? तो ग्रामीण के अंदर कौन कौन से हैं ये देख लिया। पंचायत, ब्लॉक और जिला, ये ग्राम पंचायत है यहाँ पे। ठीक है, कौन कौन से हैं? कबड्डी है ग्रामीण में, टेनिस बॉल क्रिकेट है, रस्सा कस्सी है, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल और शूटिंग बॉल। एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं आपके कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल में से निम्नलिखित में से कौन सा खेल है वो शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये खेल है देख लेना। शहरी जो ओलंपिक है उसके अंदर कबड्डी, टेनिस बॉल क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल और एथलेटिक्स 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर। ठीक है, ओके, थैंक यू। ये आज के हमारे
करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन हमने देखे। अब अगली क्लास में हम देखेंगे कि और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के या राजस्थान से रिलेटेड है वो हम देखेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।